हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम करेंगे बॉटनी का नया लेसन। कल मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़े और मैंने आपके कमेंट्स में कमेंट्स भी करे थे। तो कुछ बच्चों के जैसे कुछ चीज़ें थी वो क्लियर कर देते हैं ना। फर्स्ट तो ये था कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज करा कि आपने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये आपके ब्रेन को भी सिग्नल देता रहेगा टाइम टू टाइम कि आप सही ट्रैक पे हैं। तो पहले तो बहुत बढ़िया, वेल डन एवरीवन। दूसरा, आप लोगों ने शायद माइक का कुछ इशू बोला था कि किसी को आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने बेटे क्लास सुनी थी, बट मुझे ठीक लगा। मुझे नहीं लगा कि माइक में, मतलब अगर आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं या क्लास करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट स्टिल फिर भी मैं एक बार ज़रूर चेक करवा लूँगी, और अगर इनकेस कोई इशू होगा तो वो टीम रिजॉल्व कर देगी, ठीक है। एंड द सेकेंड थर्ड थिंग इज, आपने कहा था मैम एनसीईआरटी रीडिंग नहीं होगी क्या? जहां एनसीईआरटी की रीडिंग की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, वहां एनसीईआरटी ही होगी। लेकिन जहां पर मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, लाइक मैं आपको क्वेश्चंस दे रही, स्टार लगा रही हूँ, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, या ये लाइन आपको करके जाना है, तो वो आपको करके जाना है क्योंकि वो एनसीईआरटी से आता है। ऑफ कोर्स सेल एक ऐसा चैप्टर है जिसको एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ना होता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बट मैं अपने लेसन के अंदर सारी चीज़ें कवर करा दूंगी कि इन केस आप अगर मान लीजिए किसी लाइन से चूक भी जाए तो एटलीस्ट आप लेक्चर में उस चीज़ को आपने कंप्लीट कराओ, ठीक है। तो लेक्चर में कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है और वो यहाँ पर ना हो, ऐसा नहीं होगा। कुछ एडिशनली मिलेगा आपको, कम कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाकी वेल डन, आप लोगों ने अच्छा करा, बहुत बढ़िया था। ओके चलो शुरू करें। तो आप लोग काफ़ी मोटिवेटेड हो, अच्छा लगता है जान के। एंड मुझे कल पर्सनली कुछ फीडबैक्स भी मिले, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो हम आगे इसी एनर्जी के साथ बढ़ते हैं। ओके एवरीवन, चलो शुरू करते हैं बेटे, है ना। आओ। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था बेटे अपने इन जर्नल इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी, ठीक है। बट बिफोर एंटरिंग टू प्रोकैरियोट्स हमारे पास एक छोटा सा पार्ट रह गया था जो कि एनसीईआरटी में अलग से लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स हमें हमारे पास भी वो होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये शायद उतना डार्क नहीं हुआ जितना डार्क होना चाहिए था। डार्क डार्क ब्लैक कलर अच्छा लगता है ना, ये शायद उतना डार्क नहीं हुआ। ओके विल ऐड वन पेज है, ठीक है। तो बेटा देखो, किसी भी सेल के अंदर हमने क्या बात करी कि हमारे पास दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम फॉर दैट एग्जांपल यहाँ पे बना लेते हैं कि हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। सॉरी, हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल होता है बेटे। आज सर्कल का मन नहीं है लगता है आने का, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास बेटे एक यूकैरियोटिक सेल होता है और एक होता है बेटे अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो वी हैव टू टाइप ऑफ सेल्स। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, जैसा कि हमने डिस्कस करा था बेटे, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। यानी आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले तो यही है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं बेटे कुछ, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर। एज वी हैव डिस्कस, क्यों बेटे ऐसा क्यों है, मतलब इसके अंदर ही मैम क्यों प्रेजेंट होते हैं? तो अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो पहले देखो यहाँ पे क्या है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। इस तरीके से आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पर बेटे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी मिलेगा, यहाँ पर आपको गोल्गी बॉडीज भी मिलेंगी, यहाँ पर आपको लाइजोसोम्स भी मिलेंगे। अब इतने सारे जब सेल ऑर्गेनल एक सेल के अंदर होंगे तो आपको क्या लगता है, इतने पास पास होंगे तो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उस चीज को अपन को बचाना है, क्यों? क्योंकि जैसे थोड़ा सा एडवांस में आप इसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी गोल्गी बॉडीज है, ठीक है। फॉर दैट एग्जाम्पल ये क्या है, गोल्गी बॉडीज। तो जो गोल्गी बॉडीज है उनका काम क्या होता है? आपने स्कूल में या पहले कहीं पर पढ़ा होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ फूड। यानी जो खाना पूरे सेल के अंदर बन रहा होता है उसको मॉडिफाई करने का काम है। तो आप खुद सोचो बेटे कि अगर आपने जो आपकी सॉरी गोल्गी बॉडी है उसको ऐसे ही छोड़ दिया,
उसको कवर नहीं करा तो वो तो आसपास सबको, जितने भी सेल ऑर्गेनल के अंदर खाना बन रहा है या कोई भी सब्सटेंस उसको मिलेगा, वो सबको मॉडिफाई करती रहेगी। जिसको जरूरत है उसको भी मॉडिफाई कर रही है, जिसको नहीं है उसको भी मॉडिफाई कर रही है। इसीलिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हो। ठीक है, तो फर्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक सेल इज इन यूकैरियोट्स आर, ठीक है, कौन कौन सा होता है बेटे? पहला गोल्गी बॉडीज, ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएंगे अपना गोल्गी बॉडीज। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्यों मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्या होता है बेटे? सेकंड होता है सबसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जो सबसे स्कैटर्ड सेल ऑर्गेनल है। स्कैटर्ड मतलब समझ रहे हो, पूरे सेल में फैल के आराम से लेटा हुआ है, वो होता है आपका ER। तो ER को भी कवर करना जरूरी है। तो सेकंड हो जाएगा अपना बेटे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि फैला हुआ है, उसे हम रेटिक्यूलम वर्ड यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ द थर्ड मैम क्या होगा? थर्ड होंगे बेटे लाइजोसोम्स। क्यों? क्योंकि लाइजोसोम्स बहुत खतरनाक है। ये ऑटोफेजी करते हैं, ये हेट्रोफेजी करते हैं, ये सुसाइडल बैग के तौर पे बिहेव करते हैं। तो खुद को भी मार सकते हैं, दूसरे को भी मार सकते हैं, और अगर आसपास कोई डेड या कोई पुराना सेल दिखेगा तो उसे भी मार देंगे। तो थोड़ा सा कवर करना, इतना डेंजरस सेल ऑर्गेनल कवर करना जरूरी है। तो एक हम क्या लिख देंगे बेटे? लाइजोसोम्स। एंड फोर्थ कौन सा हो जाएगा अपना? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए? क्योंकि बहुत ज्यादा रिच इन एंजाइम्स होता है, बहुत पावर है इसके पास, बहुत सारा काम एक साथ कर सकती है। तो इसको भी फालतू में छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके अलावा छोटे छोटे हमारे पास माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होते हैं बेटे। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रो बॉडीज। ये हमारे सेल के अंदर छोटे छोटे फॉर्म्स में पड़े रहते हैं। इनको हम यूकैरियोटिक सेल में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या क्या है बेटे? गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रो बॉडीज। अब यहाँ पे एक चीज है जो आपको जर्नली आपके एनिमल सेल के अंदर कम देखने को मिलती है, और वो चीज होती है बेटे वैक्यूल। वैक्यूल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कहाँ पे बेटे? आपको देखने को मिलते हैं एनिमल प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर ये बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे पाए जाते हैं। तो आप ये फटाफट से लिख लेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कौन कौन से प्रेजेंट हैं यहाँ पर। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मैंने आपका बोर्ड ऑक्युपाई नहीं करा हुआ है, तो फटाफट से आप इसको लिख लो। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अच्छा अब एक ही चीज और देखो, जो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है बेटे, इसके ऊपर छोटे 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 दाने जैसे ना एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आप इनको अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखो, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको इसमें से कोई भी चीज नहीं मिलेगी, यानी ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो, लाइक यूकैरियोटिक सेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के लाइन है, इसीलिए आप करेंगे इसको स्टार मार्क, क्योंकि यहां से आ चुका है PYQ का क्वेश्चन, और सैंपल क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि हाईली कोऑर्डिनेटेड है, बहुत सारा काम करना होता है, तो इसीलिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल बना दिया ताकि सब अपना अपना काम करते रहे। वो प्रोकैरियोट्स इतने ज्यादा शार्प नहीं होते, इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, तो उनको हमें फालतू में परेशान करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल एक सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो इनके पास भी प्रेजेंट होगा, और वो कौन सा है बेटे? वो होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जैसे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, वैसे ही आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बेटे? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होते हैं? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। कैसा है बेटे?
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। नॉन, बोलते जाओ मेरे साथ, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल present in both eukaryotes and प्रोकैरियोट्स। जो दोनों में प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? इज राइबोसोम्स। क्यों मैम, ऐसा क्यों? यही वो सेल ऑर्गेनल क्यों है जो सब में प्रेजेंट है? तो बेटे इसीलिए क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रॉपर्टी। राइबोसोम क्या कर सकता है? कैन सिंथेसाइज प्रोटीन। और प्रोटीन अपन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? खाने वाला प्रोटीन नहीं बेटे, जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स को बनाता है, आंख, नाक, मुंह, कान हमारी बॉडी में कैसे होंगे ये सब, और प्रॉपर चलता रहे जेनेटिक लेवल पे। एक तो हुआ पैदा हो गया मैम, ठीक है, अब क्यों प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है? भाई आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी तो करके रखना है ना, तो कॉन्टिन्यूस प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि भाई राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनल है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, वो भी उसको भी नोट डाउन करेंगे। हमारे जो एनिमल सेल होता है ना बेटा, उसके अंदर एक और सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जिसका नाम होता है सेंट्रोसोम। ये कैसा सेल ऑर्गेनल है मैम? ये है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। होता क्या है मैम? देखो बेटे, ये जो आपका सेल होता है ना, इस सेल के अंदर साइड में साइटोप्लाज्म में इस तरीके का एक गोल पार्ट पड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। ये जो सेंट्रोजोम होता है, इसके अंदर आपको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसे क्रॉस की पोजीशन में, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है बेटे, क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। जब भी हमारा सेल डिवीजन होता है बेटे, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रोजोम अब है क्या, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? आप सबने कभी ना कभी फेविकोल से तो खेला होगा, है ना, बचपन में बड़ा मजा आता है, अभी भी खेलते होगे। तो एक काम करना, फेविकोल लेना, ठीक है, और उस फेविकोल को पूरा ऐसे खाली कर दो, उसका डब्बा बढ़िया सा एक ऐसे गोला बना लो फेविकोल का, ठीक है। अब उसके अंदर जाओ, 2 वुड के पीसेस लेकर आओ, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, ये आपको थ्रू आउट सेल समझने में आसानी करेगा। 2 वुड के पीस लेके आओ छोटे छोटे, ठीक है, एक को ऐसे रखो, एक को ऐसे रख दो, ठीक है, प्लस बन गया, मतलब 90 डिग्री पे दोनों को रख दो। अब उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दो लंबे टाइम के लिए। तो आप एक टाइम के बाद क्या देखोगे, जब आप फेविकोल को उठाओगे तो वो एक गोला होगा, है ना, जिसके अंदर इस तरीके से प्लस होगा। लेकिन क्या उस गोले में कोई मेम्ब्रेन बनी? नहीं, वो अपने आप एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया। सेम सेंट्रोमियर उसी तरीके, सेंट्रोजोम उसी तरीके का एक गोला है जिसके अंदर आपका सेंट्रियोल रहता है। एंड सेंट्रियोल क्या करता है, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है बेटे, तो एक अपोजिट पोल पे चला जाता है और दूसरा अपोजिट पोल पे चला जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारा सेल 2 में डिवाइड हो पाता है, अदरवाइज हमारा सेल 2 में डिवाइड नहीं हो सकता। तो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल हम क्या करते हैं, अपने सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, ये सेंट्रोजोम, अब क्योंकि एनसीईआरटी में सेंट्रोजोम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे श्योर एंड शॉर्ट सेंट्रियोल भी लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमेशा 90 डिग्री पोजीशन पे रहते हैं एंड आर 2 इन नंबर। कितने होते हैं बेटे? 2 इन नंबर है, ठीक है। इसीलिए हमारा सेल 2 में डिवाइड होता है, अदरवाइज ज्यादा में डिवाइड होता। ओके, क्लियर? ठीक है बेटे, किस काम आते हैं?
डिवीजन के काम आते हैं, 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 3 होते तो हमारा सेल 3 में डिवाइड होता, 4 होते तो ये 4 में डिवाइड होता, सेंट्रियोल क्लियर है। लेकिन प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है बेटे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीवाईक्यूज हैं, तो इनको कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन किन से बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, क्लियर एवरीवन। चलो अब देखो बेटे, जो आपके यहाँ पर जैसे इन्होंने इसके बारे में बात की है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया एनसीईआरटी के अंदर कि सॉरी, कि अलग अलग शेप होती है। तो शेप के बारे में तो हमने कल शायद थोड़ा सा डिस्कस करा भी था, और जो शेप वाला टॉपिक है वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ज़्यादा पढ़ते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा अगर हम देखें तो शेप जो होती है वो अलग अलग तरीके की इनकी होती है, लाइक बैसिलस होते हैं, विब्रो होते हैं, है ना, और ये स्पाइरलम होते हैं, या ये आपके कोकस टाइप के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। नाउ अब जब हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं, है ना, जब हम बैक्टीरियाज के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे दिमाग में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अपने आप आ जाते हैं। तो जब हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे बेटे, तो हम किस किस की बात करेंगे, हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की, या फिर जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गाए, सीधा है, ब्लू ग्रीन एल्गाए बेटे, ठीक है। जब भी आप बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो आप किस किस के बारे में बात करेंगे, आप एल्गाए के बारे में, सॉरी, आप बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, आप साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, आप ब्लू ग्रीन एल्गाए के बारे में बात करेंगे, आप बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। इसको अलग से पढ़ना पड़ता है, होता तो ये बैक्टीरिया ही है ना, लेकिन इसे हम अलग से पढ़ते हैं। एंड हम पीपीएलओ के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था। देखो लिखते लिखते कहाँ हवा में चला गया, है ना, कोई बात नहीं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लूरो निमोनिया मोनो, एक सेकेंड, प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या कह रहे हैं बेटे, प्लूरो निमोनियोलाइक ऑर्गेनिज्म। हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक बार एक कैटल थी जो बीमार पड़ गई थी, ठीक है, उसकी थोड़ी सी हो गई थी तबीयत खराब, उसकी हो गई थी तबीयत खराब, तो तबीयत खराब हुई तो क्या हुआ बेटे, इसको निमोनिया करो, ठीक है। उसकी जब तबीयत खराब हुई तो भाई देखा गया, डॉक्टर गए चेक करने के लिए कि इसको क्या बीमारी होगी। तो बेटे जब भी हम निमोनिया वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है एयर, और एयर कहाँ होती है बेटे, बॉडी में, लंग्स में। यानी जब भी आप निमोनिया बोलो तो समझ जाओ कि अच्छा इसको लंग का कोई दिक्कत है। प्लूरो, हमारी ना जो लंग की लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर कहीं ना फ्लूइड भर गया था, तो फ्लूइड भर गया तो उसके अंदर बैक्टीरियाज, कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरीके के आए जो उसके अंदर उसको बीमारी कॉज कर रहे थे। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे बेटे, जब एमबीबीएस में जाओगे तो आपको पता चलेगा, प्यूरल इफ्यूजन नाम की बहुत सारी बीमारियां होती है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से उसके पूरे लंग्स से उभर गया, तो उसको सांस लेने में बुखार आ रहा होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी जुकाम, ये सारी चीजें जो नॉर्मल रहती हैं, प्लस इन्फेक्शियस भी होता ही है ना, चेस्ट टाइटनिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यहाँ पर तो निमोनिया स्पेसिफिकली कर रहा है वो, तो ये जब देखा, उस सैंपल को निकाला और देखा कि यार ये क्या है, तो एक अलग ऑर्गेनिज्म मिला जो कि बहुत छोटा था, जैसे कि हमने कल आपको बताया 0.01 था इसका साइज। तो ये सबसे छोटा मिला, और माना जाता है कि ये कंपैरेटिवली बैक्टीरिया से और ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अलग होता है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज जो होता है वो, हम जर्नल हमने कितना बोला था, 3 to 5, लेकिन ये उससे भी छोटा है, इसीलिए बैक्टीरियल कैटेगरी में इसको नहीं डालते हैं। क्लियर। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके बेटे, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको दोबारा लिखूंगी मैं, बहुत टेढ़ा हो रहा है, खराब भी लग रहा था वो। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोट्स के। माइकोप्लाज्मा, ठीक है बच्चा, माइकोप्लाज्मा।
अब बैक्टीरियाज जो होते हैं, सॉरी, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं, इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है ना? करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इनका? करेक्टरिस्टिक फीचर मतलब जिससे ये पहचाने जाते हैं, वो क्या है? तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि करेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ मीजोजोम्स, प्रेजेंस ऑफ मीजोजोम्स। ये क्या चीज होती है मैम मीजोजोम्स? जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। हमने लिखा है ना कि उनके पास सिर्फ राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के पास प्रेजेंट है, बट माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं प्रोकैरियोट्स के पास, तो वो क्या करेगा? तो उसके पास प्रेजेंट होता है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। ठीक है बेटे, ये जो मीजोजोम्स होते हैं ये अलग अलग फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको, अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ, कभी भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? 3 फॉर्म होती हैं, चाहे आप अभी आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ो, मीजोजोम्स पढ़ो, आप आगे जाके क्या पढ़ते हो, और एक और चीज पढ़ते हो ना, गोल्गी बॉडीज पढ़ते हो। कहीं पर भी अगर आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा है, वेसिकल फॉर्म में है, कैसा है बेटे? वेसिकल फॉर्म में है, इसका मतलब खाने की पैकिंग हुई होगी। किसी भी चीज की जब हमें पैकिंग करनी होती है तो हमें वेसिकल फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है? जब किसी चीज का सिंथेसिस करना है और वो बढ़िया तरीके से हम चाहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाए, तो हमेशा फॉर्म ट्यूबुलर होती है। जब हमें बहुत एक्सेसिव सिंथेसिस कराना होता है और हमें सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे या तो फॉर्म लेमिनर होती है या फिर आप इसे सिस्टर्ने फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है बेटे, तो मीजोजोम्स भी यहाँ 3 तरीके के पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका वेसिकल्स, दूसरा होता है आपका ट्यूबुलर, एंड चौथा होता है आपका लेमिनर, लेमिनर। ठीक है बेटे, ये 3 फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं। कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं बेटे? वेसिकल्स फॉर्म में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके ट्यूबुलर फॉर्म में और आपके लेमिले फॉर्म के अंदर। ठीक है, वेसिकल्स, वेसिकल्स, जल्दबाजी में स्पेलिंग्स हमेशा गलत हो जाती है, वेसिकल्स। ठीक है, और ये लेमिनर या फिर लेमिले भी, ई भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अब मीजोजोम्स का काम क्या क्या होता है? ठीक है, फंक्शन ऑफ मीजोजोम्स क्या क्या है? फंक्शंस मैम, ये काम क्या करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ मीजोजोम्स, PYQ है अगेन। क्या करते हैं मैम? ये करते हैं बेटे बहुत सारे काम। जैसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम है सेल वॉल फॉर्मेशन। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन का काम करते हैं। सेकंड क्या करते हैं मैम? ये करते हैं रेस्पिरेशन का काम। क्या काम कर रहे हैं बेटे? सेल रेस्पिरेशन का, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में काम कौन करता है? ये काम करते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ पे काम करेंगे आपके मीजोजोम्स। ठीक है, यहाँ कौन काम करेगा? आपका मीजोजोम्स। ठीक है, ये देखो फिर ये आई की हैंडराइटिंग में यही तो दिक्कत है, गड़बड़ हो गई। वेसिकल्स, वो मिक्स हो जा रहा है ना, तो वो कट जा रहा है बेटे, समझ रहे हो? अब अलग अलग करके लिखने पे भी कट रहा है वो। वेसिकल्स, ठीक है, VESICLES। ठीक है, लिख लेना बाकी वो आप। यहाँ पे क्या है बेटे? सेल रेस्पिरेशन हो गया। यहाँ पर होता है DNA रेप्लिकेशन। जो DNA होता है ना, उसे हमें तोड़ना पड़ता है, पहले रेप्लिकेट करना पड़ता है। तो रेप्लिकेट कैसा होता है? जैसे मान लीजिए एक चोटी, हम लोग प्लेट्स बनाते हैं बेटे, गूंथ के ऐसे प्लेट्स बना रखी हैं। तो ये जो प्लेट्स होती हैं, ये DNA भी इसी तरीके से होता है, इस तरीके से प्लेट्स की फॉर्म में होता है। तो पहले हमें इसे खोलना पड़ता है, आप 12th में पढ़ेंगे। जब हम इसे खोलते हैं तो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं रेप्लिकेशन, डिवीजन नहीं बेटे, रेप्लिकेशन। तो ये जो रेप्लिकेशन वाला पार्ट होता है, अनलॉकिंग करने का काम, ये मीजोजोम्स का होता है। उसके बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो इस DNA को डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड करके पहुंचाना। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल को डीएनए देना भी तो है, रेप्लिकेशन करा दिया, रेप्लिकेशन के बाद डिवीजन होगा, एक से डीएनए 2 बन जाएगा, लेकिन उसे डॉटर सेल में भेजने का काम ये भी मीजोजोम्स का ही होता है। नेक्स्ट काम क्या होता है इनका बेटे? इनका काम होता है सिक्रीशन का, सिक्रीशन का काम होता है। ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन। एक सेकेंड बेटे, यहाँ पे ना थोड़ा छोटा हो रहा है, हम एक काम करते हैं, हम अलग पेज पे लिख लेंगे, या इसको हम थोड़ा, हाँ, अलग पेज पे लिखते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। क्या कर रहा है बेटे? सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है, सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करता है। इसी के साथ साथ ये क्या करेगा? ये बेटे आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इंक्रीज, ये सारे नोट्स वाला पार्ट है, इंक्रीज सरफेस एरिया increase surface area for enzymes। एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए क्या करेगा बेटे? सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। तो कितने काम हो गए? सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल हो गया बेटे। ठीक है, एंड सेल सिक्रीशन प्रोसेस, जितना भी सिक्रीशन प्रोसेस होगा वो करेंगे। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे फॉर दी एंजाइम सो दैट एंजाइम्स कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। ठीक है, ज्यादा अच्छे से वो काम कर पाए। ये सारे काम किसके होते हैं? आपके प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट मीजोजोम्स के। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है वहां पे। ठीक है, एक और चीज पाई जाती है बेटे, वो होती है इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स जनरली स्टोरेज का काम करती है। मीजोसेल, मीजोफिल, सॉरी, आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस चीज का काम करती है बेटे? स्टोरेज का काम करती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बनती हैं, उनको किस तरीके से खाना है, कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीजें इनके अंदर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे जो राइबोसोम्स है ये 70S के हैं। ठीक है, 70S, 70 का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका 50S प्लस 30S आपस में मिलते हैं, तब जाके आपका 70S बनता है। ये जो 10 होता है बेटे, ये आपका डेंसिटी बेस पे है। जब आप दो राइबोसोम्स को आपस में मिलाते हो तो 10 सेडबर्ग यूनिट जो होती है, S स्टैंड फॉर दी सेडबर्ग यूनिट, ये आपके डेंसिटी के बेसिस पे कम हो जाती है, इसीलिए हम इसे सिर्फ 70S कहते हैं। तो 70S ऑफ राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ओके, नाउ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक जो हमने बात की माइकोप्लाज्मा की। अब आप कहोगे मैम ये भी तो बैक्टीरिया है, तो हम इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसकी कुछ खासियत है। आप अगर देखेंगे तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सबके पास प्रेजेंट होती है सेल वॉल, एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स जनरली। ठीक है, बट माइकोप्लाज्मा के पास एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, नो सेल वॉल, ये बिना सेल वॉल के होते हैं, इसलिए इन्हें अलग से पढ़ा जाता है तो बैक्टीरिया कैटेगरी के, बट स्टिल इनके पास सेल वॉल नहीं होती। ये सरवाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन ये सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए माइकोप्लाज्मा को अलग से पढ़ा जाता है। ये एक जीनस है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी आते हैं। क्लियर है बेटे? तो माइकोप्लाज्मा नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल आपको पता है ना कितना रिजिड कर देती है, कितना स्ट्रॉन्ग बना देती है, बट इनके पास सेल वॉल भी नहीं है। इनके पास ऑक्सीजन भी नहीं होती, इन्हें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, बिना ऑक्सीजन के भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी थिंग्स जो आपको पढ़नी ही पढ़नी होती है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। नन अदर देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो कि आपका है इसी का, वो है प्लाज्मिड। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास बेटे क्या प्रेजेंट होता है?
उनके पास प्रेजेंट होता है डीएनए। अपना जेनेटिक मटेरियल तो यार हर ऑर्गेनिज्म के पास होता है, इनके पास भी है, ठीक है। इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल कभी कभी इनके पास प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये कैसा है? ये एक्स्ट्रा होता है। कैसा है बेटे? एक्स्ट्रा है, क्योंकि मेन कौन सा है? ये है, ये नेटिव है, नेटिव डीएनए, मतलब उसका अपना जेनेटिक मटेरियल। लेकिन एक्स्ट्रा में क्या है उसके पास? एक एक्स्ट्रा सर्कुलर, एक्स्ट्रा सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। क्या है बेटे? एक्स्ट्रा है, सिंगल है, सर्कुलर है एंड क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इनके पास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, कैसा होता है बेटे? ऑलवेज सिंगल सर्कुलर डीएनए। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्लियर हुआ बेटे ये? तो इस तरीके से ये सारे फीचर्स हैं जो आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गाई, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ में क्या है? प्लूरो निमोनिया, मैं निमोनियो बोलती हूँ वैसे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, बट ये निमोनिया ही लिखना है आपको, ठीक है। लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एस लगा दो बेटे क्योंकि ऑर्गेनिजम्स है ना, ठीक है। ये आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है इनका कि इनके पास मीजोजोम्स प्रेजेंट होता है। मीजोजोम्स है क्या? तो मीजोजोम सेम वो काम करता है जो यूकैरियोटिक सेल में आपके कौन करते हैं बेटे? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फंक्शन ऑफ मीजोजोम्स कितने टाइप के होते हैं? वेसिकल टाइप के होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, लेमिनर या लेमिले टाइप के भी होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन करने का काम करते हैं, सेल रेस्पिरेशन का काम करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन का काम करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल काम करेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी इससे चूकेगा नहीं। नेक्स्ट, सेल सिक्रीशन में काम आते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस के अंदर, वो भी थोड़ा सा कट गया, आ जाएगा। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एंजाइम्स, ताकि एंजाइम ज़्यादा अच्छा काम कर सके। इंक्लूजन, उसके अलावा इनके पास इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि खाना स्टोर करने का काम करती हैं, अभी हम पढ़ेंगे। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं, 50S एंड 30S से मिलके बनते हैं। S स्टैंड फॉर दी सेडबर्ग यूनिट। ये 70S कैसे बना? जब 50 वाला राइबोसोम और आपका 30 वाला राइबोसोम जब मिलता है तो ये आपका 10 सेडबर्ग यूनिट लॉस हो जाती है, ठीक है। तो क्या बन जाता है आपका? 70S बन जाता है। इनके पास माइकोप्लाज्मा, इनमें से एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया तो है बट स्टिल इसके पास क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, और सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है एंड साथ ही साथ में विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है। एक एडिशनल फीचर प्लस प्रोकैरियोट्स के पास प्रेजेंट होता है बट नॉट इन ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सारे बैक्टीरिया के पास नहीं, कुछ बैक्टीरिया के पास होता है जिन्हें हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है क्या? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो फालतू में पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है, तो हम इसे जेनेटिकल पर्पज से यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे आप 12th में पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हमेशा सिंगल होगा और सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में होगा। एम आई क्लियर विद दिस बेटे? ये यहाँ से यहाँ तक क्लियर है? ओके। नाउ अब हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली बैक्टीरियाज की जब हम बात करेंगे तो बैक्टीरियाज में दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं बेटे आपके ग्राम नेगेटिव। तो बेसिकली आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है? तो करना क्या है, सबसे पहले आप बैक्टीरिया लेंगे, ठीक है, उसको स्टेन करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट से। क्रिस्टल वॉयलेट से आप उसे स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? क्रिस्टल वॉयलेट एंड KI
सॉल्यूशन भी डालेंगे आप, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटे, KI सॉल्यूशन भी उसके अंदर ऐड करेंगे। देन आप क्या करेंगे, आप उसे वॉश करेंगे, वॉश विथ एसीटोन, या फिर आप इथाइल एल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। इथाइल एल्कोहल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। के बाद क्या होगा बेटे, आपको मिल जाएगा कलर्ड बैक्टीरिया या स्टेन्ड बैक्टीरिया, ठीक है। क्या करा आपने, बहुत सारे बैक्टीरियाज लिए, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट कलर डाला इनके अंदर, क्या ये सॉल्यूशन डाला, ठीक है। उसके बाद एसीटोन से वॉश कर दिया, तो आपने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे थे जिन्होंने कलर ले लिया, तो वो कैसे हो गए, वॉयलेट कलर के हो गए, ठीक है। जो वॉयलेट कलर के हो गए उनका नाम आपने रखा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज थे जिन्होंने कलर नहीं लिया और वो अभी भी कैसे हैं, ग्रीन कलर के, इनका नाम रखा गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, ठीक है। क्या नाम रखा, ग्राम नेगेटिव। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज थे जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, रिटेन कर लिया, तो आपने उनका नाम रख दिया ग्राम पॉजिटिव। जिन्होंने रिटेन नहीं करा उनका नाम रखा गया ग्राम नेगेटिव। ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता होगा आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव पे अलग मेडिसिन काम करती है, ग्राम नेगेटिव पे अलग मेडिसिन काम करती है। एंड जनरली जो इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, एंड देर हाई स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छे खासे होते हैं। सब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें यहाँ पर पता होना जरूरी है। अब ग्राम नेगेटिव को कैसे देखेंगे, तो जो आपका ग्राम नेगेटिव बच गया बेटे, इसको आप क्या करोगे, वापस से रीस्टेन करोगे, ठीक है, रीस्टेन ग्राम नेगेटिव। किसके साथ करेंगे बेटे, सैफरिन के साथ, सैफरिन इनके साथ, ठीक है। सैफरन इनके साथ आप स्ट्रेन कराओगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका बैक्टीरिया कलर रिटेन कर लेगा। तो ये आपके कौन से मिल गए आपको, ग्राम नेगेटिव। इज दिस क्लियर बेटे, होप सो ये आपको क्लियर होगा, इसमें आपको किसी तरीके कोई डाउट नहीं होगा। आप चाहो तो फटाफट से लिख लो, बना लो इसको, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। दिस विल हेल्प यू, आपको समझने में आगे भी ना इजी रहेगा। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को इस तरीके से देखा जाता है। एक सेकेंड, स्पेलिंग का वॉयलेट देखने के बाद में पता चलता है क्या फ्लो में लिख दिया, वॉयलेट, ठीक है। देख लो एक बार, कुछ और ना रह गया हो। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हो गया बेटे, KI सॉल्यूशन हो गया, एसीटोन हो गया, सैफ्रेनिन, SA, अगर समझ में ना आ रहा हो तो SAFFRANINE, ठीक है। और ये लिखा है रीस्टेन, RESTAIN, रीस्टेन, वापस से रीस्टेन करवाना, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव। और वो लिखा है कलर्ड, एक सेकेंड ना, इसको भी रेस करके वापस लिख देते, ये है आपका colored bacteria, okay, so this is all about gram positive and gram negative. now बैक्टीरियाज जो होते हैं बेटे आपके, देखो मीजोजोम वाला तो हमने कर ही लिया ना, ये वेसिकल टिब्यूल लेमिलेफॉर्म ये सब तो हो गया हमारा। जो बैक्टीरियाज होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास प्रेजेंट होती है बेटे एक आउटर मोस्ट लेयर, बेसिकली इनके पास 3 लेयर्स होती है, ठीक है। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है बेटे। अगर ये ग्लाइको कैलिक्स कैसी है, ये आपके थिक है और हार्ड है, थिक एंड हार्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा कैप्सूल।
तो आप आउटर लेयर को क्या बोलोगे कि कैप्सूल से बनी हुई है। अगर ये थिक, अगर ये आपकी थिन है एंड सॉफ्ट है या लूज है, तो आप इसे कहोगे स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज द मेन कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा आई गेस शॉर्ट हो रहा होगा, मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये लेयर लिखा हुआ है बेटे, स्लाइम लेयर में यहाँ से कट करके, क्योंकि कैमरे में मुझे नहीं दिख रहा है, पता नहीं आपको दिखे या नहीं दिखेगा, मुझे थोड़ा सा आपकी क्लास में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ना, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्लाइम लेयर इफ इट इज सॉफ्ट, और कैसी है बेटे, थिन है, तो आप बोलोगे स्लाइम लेयर है। थिक एंड हार्ड है तो आप बोलोगे कैप्सूल है। अंदर वाला क्या होता है, अंदर वाली होती है बेटे सेल वॉल। सेल वॉल होती है अंदर वाली। सबसे अंदर वाली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल कैसी होती है बेटे, रिजिड होती है। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है, इम्परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन आपकी कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, एनसीईआरटी की लाइन है। तो आप यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हो, कैप्सूल और स्लाइम लेयर तो आपने लिख ही लिया है ना, ऐसे एरो लगा लो यहाँ पे। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, एंड सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो फिर ये ऐसी होगी, एक मिनट ना, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक है बेटे, परमेबिलिटी कितने तरीके की होती है, 4 तरीके की होती है परमेबिलिटी, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल एंड आपका फुल्ली परमिएबल। ठीक है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल। दिस विल बी योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में एक ये आएगा, एक क्वेश्चन आपका ग्लाइकोकैलिक्स से आएगा, एक क्वेश्चन आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव से आ सकता है। स्लाइम लेयर वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। तो ये मोर ओवर इतनी चीजें हैं जो आपसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड पूछी जाती हैं। उसके बाद क्या पूछा जाता है बेटे, उसके बाद पूछा जाता है मीजोजोम्स हो गए, वेसिकल्स, ये वाला पार्ट सारा कंप्लीटेड, राइट। उसके बाद आता है मोटालिटी यानी मोबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है आपका मोबिलिटी, कि आपके बैक्टीरियाज मूव कैसे करते हैं, है ना। आपके बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मूव कैसे करते हैं। तो भाई बैक्टीरिया को मूव करने के लिए क्या चाहिए, कोई तो पार्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। बैक्टीरिया के पास क्या है बेटे, फ्लैजिला। वैसे देखो फ्लैजिला होता है और उनके पास होती है पिली, ये सब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। जो पिली होती है वो 2 तरीके की होती है, शॉर्टर एंड, लिखा हुआ है शॉर्टर एंड लॉन्गर। जो लॉन्गर पिलीज होती हैं वो कॉन्जुगेशन यानी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराती हैं बैक्टीरियाज के अंदर, क्योंकि बैक्टीरियाज में मेल फीमेल नहीं होता, बट स्टिल वहां पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, इसीलिए उसे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे फ्लैजिला एंड पिली होते हैं, बट हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्लैजिला के बारे में। तो फ्लैजिला कैसा है बेटे, फ्लैजिला का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, देखें कभी भी अगर आप किसी बैक्टीरिया को देखोगे ना, तो इस तरीके से फ्लैजिला बनाते हैं, है ना, यानी सेल वॉल के अंदर होना चाहिए आपका फ्लैजिला। तो आपने सबसे पहले इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसका नाम है फिलामेंट। देन इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा बेटे, इसका नाम होता है हुक। हुक के नीचे होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, देन वी हैव सेल वॉल। ठीक है, जब बहुत सारी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। पहला फिलामेंट, पहला होता है बेटे फिलामेंट।
ठीक है, बैक्टीरिया के फ्लैजिला के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा होता है हुक, जो पकड़ के रखने का काम करेगा, और तीसरा होती है आपकी बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। ठीक है, राइट। देन अंदर वाला हो जाएगा बेटे सेल, बाहर से आ रहा है ना, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिंग होते हैं, SMPL रिंग्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, हमारा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। तो फ्लैजिला के अंदर पाए जाते हैं 3 पार्ट्स, कौन कौन से बेटे, हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। मैं नंबरिंग कर देती हूँ, नहीं तो आपको इनकेस आप भूल जाओ। 2 एंड 3। ठीक है, पिली आपको समझ आ गया। जो पिली होती है, इसी में जो शॉर्टर पिली होती है ना बेटे, जो शॉर्टर वाली होती है वो क्या करती है, वो अपने आप को रॉक्स वगैरह पे या होस्ट को पकड़ने के लिए यूज करती है। देखो इसमें 2 पिली होती है, एक होती है लॉन्गर और एक कैसी होती है बेटे, शॉर्टर, है ना। एक क्या कर रही है आपकी, आपका जो लॉन्गर पिली है वो बनाती है फिम्ब्रे, यानी जहां कहीं भी पकड़ के रखना होगा अपने होस्ट को, जहां कहीं भी अपने होस्ट को पकड़ के रखना होगा वहां पे फिम्ब्रे यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल के आता है और अपने होस्ट को पकड़ लेते हैं। लेकिन जहां कहीं पर रिप्रोडक्शन करना होता है तो वहां पर आता है आपका शॉर्टर पिली। ये सब अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पिली। तो फिम्ब्रे समझ में आया, वो इसी का स्ट्रक्चर है जो अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं बैक्टीरियाज। तो आपने क्या क्या पढ़ा आज बैक्टीरिया के अंदर, एक बार फटाफट से कोई रिवीजन करेंगे। आइए, बहुत पढ़ लिया आपने, है ना, प्रोकैरियोट्स के बारे में। ये वाली स्लाइड हमारी हो चुकी है, इसको दोबारा नहीं करेंगे, फ्रेश वाला करते हैं। तो हमने पढ़ा बेटे कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ गया बे, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दे कैन बी ऑफ 2 टाइप, एंड स्लाइम लेयर होती है इनके अंदर। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव हम किस बेसिस पे देखेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट स्पेलिंग, ठीक है, हाँ, स्टेन विथ क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट के बाद हम KI सॉल्यूशन डालेंगे सेकेंड स्टेप के अंदर, फिर हम उसे एसीटोन से वॉश करेंगे, ACETONE, एसीटोन से आप वॉश करोगे। वॉश करने के बाद अगर उसने कलर ले लिया तो वो ग्राम पॉजिटिव है, जो कलर नहीं ले रहा है अभी भी ग्रीन कलर का दिख रहा है वो ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव को हम वापस से रीस्टेन करेंगे, उसके अंदर सैफरीन डालेंगे, सैफरनाइन डालेंगे, उसके बाद वो वापस से कलर स्टेन कर लेगा, रोक लेगा, कलर को पकड़ लेगा, तो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों को देख सकते हो। बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं। अगर ये हार्ड थिन है और लूज है तो स्लाइम लेयर, अगर ये टफ है और थिक है तो ये कैप्सूल। इन दोनों का प्राइमरी मटेरियल सेम होता है, जिससे ये मिलके बनती है, वो है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ, इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ है। बैक्टीरियाज की 3 वॉल्स होती है, सबसे बाहर वाली आपकी कैप्सूल या स्लाइम लेयर होती है या ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। सेकेंड वाली आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, एंड देन सेल मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होता है। तो ये तीनों लेयर जो होती है मिलके प्रोटेक्शन का काम करती हैं, एंड सेल वॉल हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ शेप, जो सेल का शेप होता है उसको मेंटेन करने में मदद करती हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स और प्रिवेंट सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बस्टिंग। ना तो उसको अंदर की तरफ कोलैप्स होने देंगी, ना ही उसे बस्ट होने देती हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया था नीट के अंदर कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। तो अब जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना सेल वॉल का, तो आप ऐसे बोलोगे हाँ शेप भी तो मेंटेन कर रहा है, या हाँ ये भी करता है, वो भी करता है, प्रोटेक्ट भी तो करता है। हम इस तरीके के सारे स्टेटमेंट सही थे, क्योंकि इस तरीके के थॉट्स आते हैं, यहाँ ये भी सही, ये भी सही। बट एनसीईआरटी क्या लिखती है, ये इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि इट हेल्प्स, इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बस्टिंग। सब मिलके एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलैप्सिंग और बस्टिंग से बचा रहे हैं। ठीक है, एंड शेप मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी सेल वॉल पढ़ोगे बेटे तो वहां से इसको कंप्लीट कर लेना। मैं यहाँ लिख दूं, NCERT से कंप्लीट कर लेना बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर उसके बाद आपने देखा कि मीजोजोम्स होते हैं। मीजोजोम्स 3 तरीके के होते हैं, वो तो हमने बात कर ही ली थी, वेसिकल, ट्यूबुलर एंड लेमिले या फिर लेमिलर। फिलामेंट, जो फ्लैजिला होता है ये आपका मोबिलिटी स्ट्रक्चर है। अब फ्लैजिला के अंदर जो ये फिलामेंट होता है
इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो या ये जो फ्लैजिला होता है इसके अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, अगेन क्वेश्चन है बेटे, कौन सा प्रोटीन होता है, इसके अंदर होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। क्या होता है बेटे, फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है, करो अंडरलाइन, लगाओ स्टार। ठीक है जी, फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। मैम पिली के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पिली के अंदर प्रेजेंट होता है पिलिन प्रोटीन। ठीक है, अब चाहे फ्लैजिला हो चाहे पिली हो, दोनों ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। कैसे प्रोटीन्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा होता है बेटे, एक्टिन। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है, एक्टिन। तो क्वेश्चन आता है इनमें से कौन कौन से, या एक्टिन, या पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है। तो फ्लैजिलिन, एक्टिन एंड पिलिन, तीनों ही क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसीलिए लोकोमोशन में मदद करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स अबाउट राइबोसोम्स एंड द इंक्लूजन बॉडीज, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। अब बेटे ये होते क्या है, देखो जैसे हमने आपको क्या बताया, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या करते हैं बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी होगी, जो कि थोड़ा सा आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा करना है तो हम कटौती नहीं कर सकते। ठीक है, देखो बेटे होता क्या है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, ये नॉर्मल सीक्वेंस होता है। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या कहते हैं बेटे, ट्रांसक्रिप्शन। अब इसे क्या कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन, या ट्रांसलेट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ट्रांसलेशन। ठीक है बेटे, अब अगर ये जो राइबोसोम्स है ये कैसे होते हैं बेटे, एक होती है लार्जर सब यूनिट और एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। हमें इनकी असेंबली करानी होती है, मतलब इनको आपस में जोड़ना पड़ता है, दोनों अलग अलग होते हैं। विद द हेल्प ऑफ Mg2+ आयन हम क्या करते हैं बेटे, इनको आपस में जोड़ते हैं। इनके बीच में हम लगाते हैं एमआरएनए, तो एमआरएनए हमने ऐसे रखा, एक राइबोसोम यहाँ, दूसरा राइबोसोम यहाँ पे। जब एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स लग जाते हैं, ये बीच में वाला क्या है, एमआरएनए, एमआरएनए की फुल फॉर्म क्या हुई, मैसेंजर आरएनए। अगर इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब मोर देन वन, राइबोसोम्स मतलब राइबोसोम्स, या फिर दूसरा वर्ड क्या यूज करेंगे, पॉलीजोम्स। समझ आया, ठीक है, व्हेन मोर देन वन राइबोसोम्स आर अटैच ऑन सिंगल एमआरएनए। नेक्स्ट वी हैव बेटे क्या है हमारे पास है इंक्लूजन बॉडीज। तो हमने बताया था ये क्या करते हैं बेटे, स्टोर करने का काम करते हैं खाना। क्या क्या स्टोर कर सकते हैं मैम ये अपने खाने में, ये खाने में बेटे स्टोर करते हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स स्टोर कर सकते हैं क्योंकि फॉस्फेट इनका खाना होता है। ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल स्टोर कर सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल स्टोर कर सकते हैं बेटे, क्योंकि ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के, ग्लाइकोजन तो खाना होता है, आपका भी है हमारा भी है, सभी का खाना होता है। एंड ये करते हैं साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स भी स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ये गैस की जगह देख रहे हो क्या लिख रही हूँ, वैस गैस वैक्यूल्स भी स्टोर करते हैं। ठीक है, गैस भी स्टोर कर लेते हैं, तो गैस वैक्यूल्स भी कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपके राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। एक और लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है और लिखी नहीं है कहीं पर, तो आई वॉन्ट टू ऐड इट, कहाँ ऐड करूँ, यहाँ करती हूँ क्योंकि ये स्लाइड तो आपके पास जाएगी, तो स्टार लगा के एक और पॉइंट लिख देती हूँ ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में याद हो। और वो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गाए।
ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसके पास प्रेजेंट होता है क्रोमैटोफोर। क्रोमो मतलब होता है लाइट कलर, क्रोमो, ठीक है, हमेशा याद रखना, क्रोमो मतलब कलर्स, क्रोमैटोफोर। ये जो क्रोमैटोफोर है ये क्या करता है, स्टोर पिगमेंट्स। बस इतना याद कर लेना मेरे बच्चों। साइनोबैक्टीरिया के पास क्रोमैटोफोर होता है विच स्टोर पिगमेंट्स। पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी की, एक एक लाइन बोर्ड पे लिखी हुई है। ऐसा आज की डेट में एक सिंगल चीज नहीं होगी जो एनसीईआरटी में लिखी है, इंपॉर्टेंट है, आने वाली है और आपके इस बोर्ड पे आज के लेक्चर में नहीं है। पूरा प्रोकैरियोट्स आपके सामने यहाँ पर खुल के लिख दिया गया है, ठीक है। तो जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार मुझे कुछ भी एडिशनल कहीं से भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटे। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल पे। तो यूकैरियोटिक सेल्स हमने जैसा उनके बारे में डिस्कस करा कि इनके पास क्या क्या प्रेजेंट है। इनके पास सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनके पास सेंट्रियोल होता है, इनके पास सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांट सेल। ये हमारा प्लांट सेल है, ये हमारा एनिमल सेल है। चलो पहले एनिमल सेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो जो तुम जानते हो वो बिल्कुल सही से उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक ऑर्गेनल पूरी डिटेल में पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, 2 3 4। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये वो साइट होती है बेटे, ये वो सेल ऑर्गेनल है जिसके पास सबसे ज्यादा इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे काम कर सकता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर आप बढ़ा सकते हैं अगर आप अपनी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ा दें, मतलब अगर आप किसी भी सेल का यूज बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा आपको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट होते हैं आपके राइबोसोम्स, अगेन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब राइबोसोम्स जो होते हैं वो बेटे 3 जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहला साइटोप्लाज्म में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, एंड तीसरा ऑन दी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिखवाऊंगी मैं भी, ठीक है। ये लाइसोसोम सुसाइडल बैग की तरह काम करते हैं, ओल्ड सेल्स जो होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, फॉरेन सेल्स होते हैं, उनको खाने का काम करते हैं। पेरोक्सिसोम्स हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है, वो कराते हैं। सेंट्रियोल डिवीजन का काम करते हैं, रिमेंबर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को बाहर से कवर करेगी बेटे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ जुड़ा रहता है और प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल जब मिल जाते हैं तो साइटोप्लाज्म बनता है। न्यूक्लियस, ठीक है, अंदर न्यूक्लियोलस। जब आप जेनेटिक मटेरियल देखते हैं ना तो जेनेटिक मटेरियल कई जगह पे क्लॉट हो जाता है, इस तरीके से गांठें बना देता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस भी अंदर प्रेजेंट है। एनवेलप न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 तरीके की होती हैं। गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये इजी है, आप सबको भी आता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर हम डायरेक्टली अपने सेल ऑर्गेनल के पास जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, यस, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है एंड सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लिखा नहीं है। इनके ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप इनके पास भी होता है। गोल्गी बॉडी इनके पास भी है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस इनके पास भी है। पेरोक्सिसोम्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इनके पास प्रेजेंट है। तो इनके पास खास क्या है जो प्लांट एनिमल सेल में नहीं है। पहला वैक्यूल, वैक्यूल 90% से ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई करता है। ये वाटर स्टोर कर सकता है, ये खाना स्टोर कर सकता है, ये कुछ भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। और वैक्यूल के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो ये और इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट वी हैव क्या है नेक्स्ट हमारे पास, प्लाज्मोडिस्मेटा, ठीक है। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए अगर हम बीच में से गेट बना दें, ठीक है, तो आप इजीली चीज़ों को फैसिलिटेट कर सकते हो, एक जगह से दूसरे के भेज सकते हो। इसी तरीके से प्लांट सेल के अंदर एक चैनल या गेट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। देखिए बेटे, इससे सब्सटेंस अंदर से बाहर भी जा सकते हैं और बाहर से अंदर भी जा सकते हैं। ये हैं आपके प्लाज्मोडिस्मेटाज,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देन वी हैव क्लोरोप्लास्ट। इनके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये अपने अंदर क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने वहाँ देखी और यहाँ पर नहीं है। तो ये तो हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल इन जर्नल ऐसा होता है। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या और किस तरीके से काम करती है। ठीक है, पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं 1-2 मिनट का। यार बोलते बोलते। और बताओ कैसी चल रही तुम्हारी स्टडी? बढ़िया। देखो लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटे कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ। अब जो आपके टीचर्स होते हैं ना, जो भी वो आपको कहते हैं, आपके बड़े जो भी कहते हैं ना, आँख बंद करके विश्वास कर ले। कि बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो हमारा अच्छा चाहते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, एक हमारा परिवार होता है और एक हमारे टीचर। ये 2 इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाह सकते, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। पेरेंट्स और देखो, टॉक्सिक पेरेंट्स एग्जिस्ट, मैं मना नहीं करती, होते हैं। लेकिन वो भी पता है क्या करते हैं, वो भी कुछ कंट्रोलिंग नेचर करके कैसे भी करके अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं ताकि बच्चा खराब ना हो। जो भी रीजंस होते हैं, मतलब उनका कुछ अपना स्वार्थ होता है। बट स्टिल पेरेंट्स और टीचर्स, देखो मैं आपसे मिली नहीं, मैं आपको जानती नहीं हूँ, बट मैं क्या चाहूंगी कि नहीं भैया ये, मैं आई एम नॉट मैरिड, मेरे बच्चे नहीं हैं अभी। बट अगर मैं पर्सनली मैं अगर फील कर सकती हूँ कि अगर मैं माँ होती तो शायद बच्चे कैसे होते हैं, आप ही के जैसे तो होते हैं। तो जो फीलिंग होती है ना, मदरली फीलिंग जो टीचर्स के अंदर होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो मदरली फीलिंग अपने बच्चों के लिए जो होती है वो यूनिवर्सल है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो आप ये समझो कि अगर हम लोग आपको कोई भी बात कहते हैं ना तो उसे मान लिया करो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने स्कूल टाइम पे थे तो हमें बात नहीं समझ आती थी कि टीचर्स इतने ज़्यादा निस्वार्थ होते हैं, बट अब समझ आता है, जब कोई टीचर बन गया तो अक्ल आ जाती है। तो आप हमारी बात माना करो थोड़ा सा। चलो बेटे, हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो थी वो है क्या, हमारे सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ना बेटे। ये सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी, ये इन्वेंट हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद। तो अराउंड बात है 1950s की। ठीक है, 1950s के अराउंड की बात है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। तो सेल में मैं यहाँ पे ना नेक्स्ट जरा स्लाइड लगा लेती हूँ। अरे भाई, हाँ मैं थक गई, मैं फिर से थक गई। एलो जी, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। अरे नहीं भाई, सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो, मैम हैंग हो गई है। सेल मेम्ब्रेन, क्या पढ़ रहे हैं बेटे? सेल मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद 1950 में अराउंड जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तब आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता चला था, 1950s में, 1950 में। यहाँ पर जो बेटे हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आरबीसीज यानी इरिथ्रोसाइट्स के मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि उसका डायमीटर सबसे ज़्यादा था, वो सबसे इजी थे हमारे लिए पढ़ना। तो हमने उसी के बारे में, इन्वेंशन जितनी भी है वो उसी के बारे में हुई। ठीक है बेटे, तो देखा ये गया कि इसके अंदर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर 52% प्रोटीन पाया जाता है और मात्र 40% लिपिड्स होते हैं। ठीक है, 40% लिपिड होते हैं, 52% आपके प्रोटीन्स होते हैं। और आपका जो मेन लिपिड है, सॉरी, थोड़ा सा कफ कोल्ड है ना। मेन जो लिपिड होता है वो कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड, PYQ है बेटे, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, आ गया। चलो, तो 52% प्रोटीन होते हैं, 40% लिपिड्स होते हैं। रेस्ट हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटे। ठीक है, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है? और कोलेस्ट्रॉल हो सकता है ना। और प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सेट्रा में है, तो यहाँ पे हम एक्सेट्रा में डाल देते हैं।
ये मेन चीज़ें जो हमारे कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की। 52% प्रोटीन, 42% लिपिड, मेन लिपिड इज फॉस्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा यहाँ पर प्रेजेंट है। लिपिड की लेयर कैसी होती है बेटे? बाय लेयर्ड होता है ये। कैसा होता है? अच्छा पता है तुम्हें एक और चीज़, जब ये वाला जब स्ट्रक्चर आया था ना, जो अभी हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला, सिंगर एंड निकोलसन वाला, इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल्स आए थे। ट्रायलमाइनर मॉडल आया था, सैंडविच मॉडल आया था, बट वो इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे चीज़ों को, इसलिए हम उन्हें नहीं पढ़ते हैं। तो इनकेस आप कभी ये वर्ड सुनो ना, ट्रायलमाइनर, सैंडविच मॉडल, तो समझ जाना कि इससे पहले वाली डिस्कवरीज थी जो अपन को नहीं पढ़नी है। तो ये कैसे होते हैं बेटे? बाय लेयर होते हैं, 2 लेयर से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, आपकी जो लेयर होती है। तो सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, बाय लेयर की फॉर्म में होता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? चलिए, अब जो यहाँ पर फेमस हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है बेटे? लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड का ना एक ऐसे हेड होता है और एक टेल होती है। ठीक है, हेड एंड टेल। हेड जो होता है उसे हम पोलर हेड कहते हैं और टेल को कहते हैं नॉन पोलर। ठीक है, तो बाय लेयर की फॉर्म में 2 बना दो। ठीक है, 2 इस तरीके से लेयर बना दो, तो बाय लेयर बन गया बेटे। ठीक है फिर प्रोटीन फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स होते हैं बेटे इस तरीके से, यानी इंट्रीगल प्रोटीन्स। ठीक है, जो पूरी तरीके से आपके थ्रू आउट दी मेम्ब्रेन रहते हैं। कुछ होते हैं पेरीफेरल प्रोटीन्स लाइक दिस। ठीक है, तो 2 तरीके के प्रोटीन्स हैं। ये वाला कौन सा है आपका? पेरीफेरल प्रोटीन है बेटे। ई है ये, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है ई। ठीक है, पेरीफेरल प्रोटीन है। ये कैसा है आपका? इंट्रीगल। इंट्रीगल प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है आपके? लिपिड। ये क्या है बेटे? पोलर हेड। और ये क्या है बेटे? नॉन पोलर टेल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, तो आप छोटा छोटा ऐसे करके बना देना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि चेन की फॉर्म में होते हैं तो इस तरीके से बना देना, है ना, यूनिट्स की फॉर्म में होंगे। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स की चेन हो सकती है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके का कुछ मॉडल हमें दिखता है हमारी सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें हमारे पास एक हेड है जो कि ऊपर की तरफ है और टेल जो होती है वो अंदर की तरफ लाई कर रही है लिपिड्स की। अब देखो बेटे, इसके चारों तरफ क्या है? पानी। एक्वस 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 एक्वस, चारों तरफ क्या है? एक्वस। तो जो हेड होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो उसको आप पानी की साइड रख सकते हो। लेकिन जो आपका टेल है वो होती है हाइड्रोफोबिक, तो आपको उसको अंदर की तरफ रखना है। ठीक है, ये कैसी है बेटे? हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक। और हेड जो होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग। और ये कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। ठीक है बेटे, समझ आया? अब एक चीज तुम मुझे खुद बताओ, ये पूरा तुम्हें क्या दिख रहा है? लिपिड 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 दिख रहा है। ठीक है, बीच में आपको प्रोटीन्स भी दिख रहे हैं। अगर कोई चीज लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज लिपिड सॉल्युबल नहीं है, मान लो सब्सटेंस ए की मैं बात करती हूँ, तो क्या वो यहां से यहां ट्रांसफर कर पाएगा अपने आप को? इफ इट इज लिपिड इनसॉल्युबल। कैसा है? लिपिड इनसॉल्युबल है, तो क्या ये अपने आप को अंदर ट्रांसफर कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ए बी सब्सटेंस है, वो लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, कैसा है बेटे? सॉल्यूबल। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मेरे से अच्छा देखो, जल्दी में ना कभी कभी लिखने में स्पेलिंग्स गलत हो जाती है, क्योंकि दिमाग से तेज मेरे हाथ, मतलब मेरा हाथ से तेज मेरा दिमाग भागता है। ये मुझे साइकोलॉजिस्ट ने बताया था। तो इस वजह से मेरे साथ होता है कि कई बच्चे मेरे से रिलेट भी करते होंगे, जल्दी जल्दी में हो जाता है, मतलब मेरा ब्रेन ज़्यादा फास्ट भागता है एज कम्पेयर टू मेरे हाथ से। ठीक है, तो सॉल्युबल हो गया बेटे। अब ये क्या करता है? ये यहाँ से
इधर ट्रैवल कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है। लेकिन जो लिपिड इनसॉल्युबल है वो सब्सटेंस कैसे जाएगा, ट्रैवल करेगा? तो उसके लिए मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी? प्रोटीन्स की। ठीक है, समझना, अगर दो लेयर लिपिड से बनी हुई हैं और लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इसको क्रॉस करना चाहता है, तो क्या वो उसको क्रॉस करने देगा? नहीं, वो मना कर देगा कि भाई आप तो लिपिड इनसॉल्युबल हो, आप नहीं क्रॉस कर सकते। तो उस केस में मुझे एक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, जो प्रोटीन मेरे सब्सटेंस को इजीली ले जाए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या कैरियर प्रोटीन्स, आपने सुना होगा। वो सब कुछ इनकी मदद से ही होता है। तो यहाँ पे बेटे प्रोटीन्स का रोल आपको समझ आ गया होगा, क्यों प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें हैं वो तो इजीली यहाँ से क्रॉस हो जाएंगी, बट जो लिपिड इनसॉल्युबल चीज़ें हैं उनको क्रॉस कराने के लिए प्रोटीन होगा। ठीक है, इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे वर्ड यहाँ पर यूज होते हैं। नाउ, अब जो लिपिड होता है, मान लीजिए कि अब कोई सब्सटेंस ए है, वो पास होना चाहता है इस लेयर से। ठीक है, अब वो कैसे पास होगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या कहता है, जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना बेटे, कहाँ लिखा था अपन ने फॉस्फोलिपिड्स, कहीं लिखा है पीछे? ये जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, दे आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिच होते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, इसकी वजह से इनके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसे हम कहते हैं क्यूसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। क्या कहते हैं बेटे? क्यूसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। ठीक है, क्या कहते हैं? क्यूसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। तो आपके जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्रीन वाले क्या हैं? आपके सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो इनके पास क्या है? इनके पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, कैसा नेचर है बेटे इनका? क्यूसी फ्लूइड नेचर। क्यूसी फ्लूइड नेचर किसकी वजह से है बेटे क्यूसी फ्लूइड नेचर इनका? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से नेचर है इनका क्यूसी फ्लूइड नेचर। ठीक है, अब ये क्यूसी फ्लूइड नेचर करता क्या है? जब भी बेटे आपको कोई चीज ट्रैवल करवानी होती है, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि ये सब्सटेंस नीचे यहाँ पर आके ट्रैवल कर जाए, ए से आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड चला जाए, तो उस केस के अंदर लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन्स को देखो, सपोज मान लो मैं ऐसे खड़े हूँ, ठीक है, हम सब लाइन से खड़े हैं, आपको यहाँ से निकलना है, तो आप क्या बोलोगे? मैम थोड़ा साइड हो जाओ। तो मैं, जगह नहीं है क्योंकि ज्यादा, तो मैं क्या करूंगी? ऐसे हो जाऊंगी, हाँ जाओ पास हो जाओ। तो मैंने क्या करा? अपने आप को लेटरल शिफ्ट करा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे आपको जगह देनी है ना बाहर निकलने के लिए, आपको जाना है तो मुझे आपको जगह देनी है। बट मैं अपनी जगह से हिल के ऐसे तो नहीं जा सकती, ऐसे तो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। तो आपने कहा कि मैम थोड़ा ज़रा साइड होइए, मुझे ये सब्सटेंस को ट्रैवल कराना था। तो मैंने क्या करा? क्योंकि मैं लिपिड हूँ तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा ऐसे लेटरल शिफ्ट करा और आप यहाँ से इजीली क्रॉस हो गए। तो क्या होता है? जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिच होते हैं, इस वजह से दे कैन इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स। ठीक है, आपके मदद करेंगे प्रोटीन्स को शिफ्ट होने में, जिससे आपके सब्सटेंस इजीली क्रॉस हो जाए। एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से देख लेना। सो बेसिकली हमें यहाँ क्या पता चला, और ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न कैसा होता है? अरेंजमेंट का मोज़ैकिक होता है, इसीलिए हम इसे फ्लूइड मोज़ैकिक मॉडल के नाम से जानते हैं। कैसा दिखता है बेटे? ये कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर लगाए हुए हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स लगाए हुए हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, जिसमें जो सर्कल वाला आपको दिख रहा है ये हेड है, और जो अंदर आपको दिख रहा है ये क्या है? टेल है। ठीक है, ये इंट्रीगल प्रोटीन है क्योंकि ये पूरी तरह अंदर की तरफ घुसे हुए हैं। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बीच बीच में थोड़े थोड़े होते हैं। तो इसका नाम क्या होता है बेटे? फ्लूइड मोज़ैकिक मॉडल, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था। तो आपको समझ आया व्हाट इज फ्लूइड मोज़ैकिक मॉडल? जो प्रॉपर्टी होती है लेटरली मूव करने की,
ये जो प्रॉपर्टी इनके पास प्रेजेंट है लेटरल मूव करने की, इसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी। फॉर योर कन्वीनियंट मैं आपको बता देती हूँ पेज नंबर एंड दी पैराग्राफ, सो दैट आप इसको एक बार जरूर रीड कर लें। 132 पेज नंबर फर्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 132 फर्स्ट पैरा। मैं एक बार दोबारा जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो उसके अंदर भी करवा दूंगी फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये आप एक बार देखना। तो ये जो नेचर है इसका ना, जो लेटरल मूवमेंट कर रहा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लूइडिटी। अब एक बात आप खुद बताओ, अगर कोई इतना फ्लेक्सिबल है जिसके पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेल ग्रोथ में मदद करेगा। अगर वो रिजिड होगा, अपनी जगह पे होगा, तो आप उसको कितना भी सेल को ग्रो करने की कोशिश करो, नहीं ग्रो होगा। तो सेल को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है? ये जो नेचर होता है लिपिड्स का, फ्लूइडिटी का, वो, ठीक है। ये एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है कि अगर अंदर सब्सटेंसेस कोई है जो डेड है उसको खाना है, तो वही उसके लिए भी हेल्प करेगा, ताकि साइज जब इंक्रीज हो तो सेल को प्रॉब्लम ना हो। फ्लेक्सिबल रहेगा सेल तो साइज इंक्रीज भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती। सेल सिक्रीशन में हेल्प करता है बेटे, है ना। ये आपको सेल डिवीजन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ, ये मैं पैराग्राफ एक बार दोबारा करा दूंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है, बट फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो नेचर है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू देयर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसकी वजह से ये इजीली लेटरल मूवमेंट कर रहे हैं और सब्सटेंसेस को जगह दे रहे हैं आगे आने के लिए, ठीक है। तो इस मॉडल का नाम क्या है बेटे? आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, राइट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, मोज़ेक पैटर्न का दिख रहा है। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इस मॉडल को, 1972 के अराउंड दिया था, 1972 के अराउंड दिया था बेटे इन्होंने ये मॉडल। ठीक है, चलो अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। सो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो थी वो 1950 में इन्वेंट हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तब देखी गई। आरबीसीज में देखा जाता है, जिसके अंदर 52% प्रोटीन, 40% लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, शुगर मॉलिक्यूल एक्सेट्रा होते हैं। ये बाय लेयर होता है, 2 लेयर से मिलकर बनता है, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसमें जो मेन लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। मेन लिपिड कौन सा है, क्योंकि पीवाईक्यू में यही पूछा गया था। फॉस्फोलिपिड होता है जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है, ये एसिड है बेटे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से जो बनता है, ठीक है। इसका नेचर क्यूसी फ्लूइड इन नेचर होता है, क्योंकि इसके पास क्या है? फैटी एसिड है अनसैचुरेटेड फॉर्म में। और ये जो फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं, क्या करते हैं? ये लेटरल मूवमेंट को इनेबल कर देते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ पे ऐड कर देती हूँ ना बेटे, इनेबल लेटरल मूवमेंट, ठीक है। क्या कर रहा है बेटे? लेटरल मूवमेंट को इनेबल कर देता है। क्लियर बेटे, ठीक है। इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड, सॉरी प्रोटीन, मूवमेंट प्रोटीन करेगा बट नेचर किसका है? लिपिड का है। क्लियर? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लूइडिटी। ये और ये इंपॉर्टेंट है। बस बेटे, हेड कैसा होता है? पोलर होता है, अनसैचुरेट हाइड्रोफिलिक होता है। टेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है, अंदर की तरफ होती है। तो बस ये आपको याद रखना है इसमें, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये मैं एक बार दोबारा करवाऊंगी। ये मैं कब कराऊंगी? जब मैं ये वाला पार्ट एक बार, क्योंकि आप खुद से रीड करोगे, आई नो इसमें डाउट आएंगे, आई आई कैन अंडरस्टैंड। और लास्ट का लेक्चर है तो समझने की कैपेसिटी भी थोड़ी कम हो चुकी होगी। बट इसको मैं एक बार जब हम नेक्स्ट लेसन में आएंगे, मैं इसको रिवाइज करवाऊंगी। वहाँ पर मैं आपको ये पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक बार दोबारा बता दूंगी, ठीक है। मतलब इस बताया नहीं है, ये मैं आपको उस दिन बता दूंगी। तो ये वाला पार्ट अभी फिलहाल के लिए ऐसा हल्का फुल्का समझ लो, जितना तुम्हें समझ में आ रहा है उतना कर लो। बाकी अपन एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटे क्या है। आओ, माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ बेटे, इसका आंसर होता है ट्यूब्यूलिन, ठीक है। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट कंपोज ऑफ प्रोटीन नहीं,
इसका आंसर होगा एक्टिन। हमने एक्टिन वाला पढ़ा है ना अभी। ठीक है चलो, यहाँ से करो। नहीं, वैक्यूल तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। ओके, प्लस सेल वॉल वाला पार्ट भी रह गया है। ओके, सारे क्वेश्चंस ना बेटे उसी से है। द प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी स्टडीड बाय। इंट्रीगल प्रोटीन की प्रॉपर्टी अपन कैसे पढ़ सकते हैं? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से, क्रायो सेक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में दिया हुआ है, सो विल गो विथ 3। ठीक है। एंड द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज विद, यहाँ पर ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखो फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या था बेटा? लेटरल मूवमेंट। तो वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंक्रीज होती है किसकी वजह से? इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन, इंक्रीज इन सैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन, इंक्रीज इन ग्लाइकोलिपिड कंटेंट इन द मेम्ब्रेन एंड इंक्रीज इन फॉस्फोलिपिड कंटेंट इन द मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पे विल गो विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक बेटे। विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन, चलो ये छोड़ दो, ये सब बात के क्वेश्चन है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, चलो ठीक है। अभी ये क्वेश्चन ऐसे ही है, इनको ज़्यादा वो नहीं करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आपने क्या क्या पढ़ा अभी? जब लास्ट में करेंगे तब ध्यान देंगे। आपने आज पढ़ा प्रोकैरियोट्स, बहुत डिटेल में पढ़ लिया, पूरा लेक्चर आज उसी में निकल गया है ना। और क्या पढ़ा बेटे हमने? हमने यूकैरियोट्स भी तो पढ़ा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा। देखो बच्चे, जो आपका लास्ट ये था ना प्रोकैरियोट्स वाला, इसमें एग्जाम्पल्स या लर्न करने के लिए ना लाइंस बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने लिखवाई हुई है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला तो हम वापस से रिवीजन करेंगे, तो ये आपका सॉर्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको छोड़ोगे भी नहीं भी पढ़ोगे, अगर किसी को लगता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में क्लियर करा दूंगी। लेकिन बेटे ये प्रोकैरियोट वाला पढ़ के आना है ना। तो आप अपना होमवर्क नोट करो, क्या क्या करोगे? एनसीईआरटी रीड करके आओगे, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करके आओगे, जहां तक करा दिया है मेम्ब्रेन वाला पार्ट छोड़ के, सेल मेम्ब्रेन छोड़ सकते हो तुम, उससे पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। उससे पहले वाला तक टिल पेज नंबर, लेट मी टेल यू द पेज नंबर इज 130, 130, ठीक है। 130 तक मुझे कंप्लीट चाहिए। कहाँ तक? टिल 130 पेज नंबर तक कंप्लीट करोगे, क्लियर? ठीक है, डायग्राम वायग्राम हर चीज के साथ। थोड़ी तबीयत खराब थी ना मेरी, कोल्ड वोल्ड चल रहा था, तो एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन था मेरा आज। कोई बात नहीं, ठीक है। अप एंड डाउन चलते रहते हैं, पता है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में 2-3 जर्नी करी है, मैं आपको बताती हूँ, जो आपको बड़ा मोटिवेट करेंगी। एक तो ऑफकोर्स कॉम्पिटिटिव वाली जर्नी, तो मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी, तो मुझे कभी ऐसा नहीं था कि मुझे ना लाइफ में ऐसे पढ़ाई लिखाई करनी है। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई लिखाई में मुझे बिल्कुल नहीं करनी थी। लेकिन फिर वो होता है ना, जो आपके भाग्य में होता है वो आपको मिलता ही मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई उस बीच, धीरे धीरे बताऊंगी अपने बारे में। तो एक तो मैंने कंपटीशन की जर्नी करी है ना। एक मैंने फिटनेस जर्नी करी है। अब फिटनेस जर्नी मतलब एक बार करी है, ज़्यादा नहीं करा है। एक कंपटीशन करा है, और एक कंपटीशन का एग्ज़ाम मैंने और प्रिपेयर करा था वो। तो इस पूरी जर्नी में मैंने क्या सीखा है, मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी ना ऐसा नहीं होता कि मैंने आज प्रिपरेशन शुरू करी, आज मैंने जैसा करा ना वो थ्रू आउट द ईयर वैसा रहेगा, नहीं रह सकता है ना। थ्रू आउट द ईयर वो वैसा रहता ही नहीं है। कभी अच्छा होता है, कभी थोड़ा कम होता है, कभी बिल्कुल डाउन चला जाता है। और वो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टडीज हुए ही नहीं, वो ऐसे ही चल रहे हैं, एक एक दो दो दिन ऐसे ही चल रहे हैं, हो गया है ना, एक हफ्ता खराब हो गया, फिर वो एकदम से पीक पकड़ता है, फिर वो नीचे आता है, फिर थोड़ा, फिर काफी टाइम पीक पे रहता है। तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि समय की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि ये बदलता जरूर है ना। कहते हैं ना वो हर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है कि उसकी माँ कहती थी, बेटे कचरे की भी जो पोजीशन होती है वो बदलती है, उसकी भी जगह बदलती है ना। तो तुम तो इंसान हो, तुम्हारी तो जरूर बदलेगी। तो ये कभी सेम नहीं रहता, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो अपने आप को ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं देनी होती कि अरे टॉर्चर नहीं करना होता कि तूने ये क्यों नहीं करा, ये टाइमली क्यों नहीं करा। लाइक अभी मेरा थ्रोट इज लाइक गॉन,
बिल्कुल गया हुआ है। तो लास्ट तक आते-आते ही बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका था। अब क्या होता है जब आप बीमार होते हो, कुछ होता है तो आप उतना अटेंशन नहीं दे पाते हो चीज़ों पे, चाहोगे भी तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो जब मेरे साथ होता है तो आपके साथ भी तो होता होगा, है ना? तो इट्स टू नेचुरल। हमें इस चीज़ के लिए ना अपने आप को पेन नहीं देना होता कि अरे यार अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम अगले दिन अच्छा कर लेंगे, उसके अगले दिन अच्छा कर लेंगे। तो हमें हमेशा अपने आप को समझाना होता है कि हम अपना बेस्ट कर रहे हैं और हमें बेस्ट देना है। भले ही आज हमारी बॉडी अच्छा देखो पता है एक चीज़ और होती है, अगर आपने अपनी बॉडी को सही टाइम पे रेस्ट नहीं दिया, तो आपकी बॉडी आपसे रेस्ट माँग लेगी। तो इससे पहले कि वो माँगे, आप खुद दे दो। तो टॉर्चर नहीं करना है, ठीक है? अपने आप को कि नहीं-नहीं मैं तो बैठ के बस पढ़ रहा हूँ पागलों की तरह, बिल्कुल मुझे कोई होश ही नहीं है। थोड़ा बहुत मस्ती भी ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा, है ना? ज़िंदगी में चले जाते हैं लोग और वापस कभी नहीं आते मुड़ के। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई कुछ लोग बहुत जल्दी भी चले जाते हैं, तो वापस कभी नहीं आते। इसीलिए ये समय हमें वापस कभी नहीं मिलेगा। तो इसको जीना भी है, मस्ती भी करनी है, खुश भी रहना है और साथ-साथ में तैयारी भी। ठीक है बच्चों? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। बाय बाय, सी यू। मिलते हैं आपसे जल्दी।